हेलो एवरीबॉडी। सो यहाँ पर आज आरपी एकेडमी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा है नया मॉड्यूल जिसमें कि हम क्रेडिट मैनेजमेंट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में यहाँ पर हम ओवरव्यू देखेंगे। इसके यहाँ पर आपके पास में क्रेडिट मैनेजमेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिसको हम ओवर द टाइम कवर करेंगे। जैसे कि इसमें आप यहाँ पर एनालिसिस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन, क्रेडिट डिलीवरी, क्रेडिट कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वो रहेगा पार्ट जिसमें कि आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज के चैप्टर में हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, बोरोवर्स और प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, लैंडिंग के, क्रेडिट प्रोवाइड करने के, लाइफ साइकिल, रेगुलेटरी रोल, एमएसएमई गारंटीज, ईसीएल ट्रांजिशन, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ में, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में इंपॉर्टेंस क्या है क्रेडिट की। तो देखो, इस चैप्टर को आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप केवल ये नहीं समझोगे कि लोन्स कैसे देने हैं, यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि हमारे पास में जो बैंकिंग है उसमें क्या होता है, डिपॉजिट्स हम एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं। तो रिस्क जो होगा इन्वॉल्व, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेगा, उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो एक बैंक के पास में मान लो यहाँ पर 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट आया, तो ये पैसा बैंक का अपना नहीं है। ये किसका बैंक है, यहाँ पर पैसा है ये ऑफ कोर्स बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जैसे बोलते हैं ना पब्लिक का पैसा है, तो कस्टमर्स का पैसा है जो बैंक के कस्टमर्स है। इसीलिए हर 1 रुपये जो बैंक यहाँ पर लैंडिंग के तौर पर दे रहा है अपने कस्टमर्स को, वो आपका पब्लिक मनी है। दैट्स व्हाई लैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ओके, तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्रेडिट का ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर समझेंगे वो है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। ठीक है, तो उससे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर किसी को लोन देना है तो लोन देने के लिए यहाँ पर आपके पास में पूरा प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले लोन का रिक्वेस्ट आता है कस्टमर से। कस्टमर कहता है कि मुझे ना लोन चाहिए, तो यहाँ पर अब बैंक ये देखता है कि क्या बैंक को लैंडिंग करनी चाहिए, शुड वी लैंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट अप्रेजल वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक यहाँ पर लोन को अप्रूव करेगा। क्या करेगा बैंक, बैंक लोन को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में लोन अमाउंट जो है वो डिसबर्स की जाती है, अकाउंट में भेजी जाती है कस्टमर के। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, इसके पहले हो जाता है एक्चुअली, और फिर मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसे यहाँ पर सही किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर माइट भी एक प्रॉब्लम आ जाए कि जो लोन था उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े, तो वो भी एक पार्ट हो जाता है आपके पूरे प्रोसेस का। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में रिकवरी करना है और लोन को क्लोज करना है। तो यही सब हमारे पास में क्रेडिट मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बैंक का जो एक्चुअल जॉब है वो क्या है कि लैंडिंग इस तरह से करनी है कि बोरोवर को भी फायदा हो, इकोनॉमी को भी, और बैंक यहाँ पर ग्रो करे। राइट, तो सबसे पहले अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट में हम समझेंगे कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इकोनॉमी को ड्राइव करने में। लेकिन क्रेडिट होता क्या है कि एक ट्रस्ट बेस्ड प्रोविजन है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमने अपने कस्टमर को लोन दिया है तो वो इस अमाउंट को रीपे करेंगे ऑन राइट टाइम। तो रीपेमेंट होगी हमारे लोन्स की। फाइन, तो हमारे पास में यहाँ पर सपोज आपने 1,000 रुपीज लैंड करे किसी फ्रेंड को, वो रिटर्न करने के लिए बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ पर 1,100 रुपये लैंडिंग करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। तो यही हमारा क्रेडिट है। राइट, तो अब यहाँ पर हमारे पास में बैंक का क्या होगा कि डिपॉजिटर्स ने पैसे भेजे, किसके पास में बैंक में पैसे भेजता है ना, डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर ने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने यहाँ पर लोन दे दिया। फाइन, तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्रेडिट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक मनी होगा। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमें क्रेडिट चाहिए होता है नेशनल इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंशन करना है, तो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी को लगाना है, फैक्ट्री का कॉस्ट यहाँ पर 100 करोड़ है, उन्होंने अपने 20 करोड़ यूज कर लिए, लेकिन बचा हुआ 80 करोड़ कहाँ से आएगा, वो यहाँ पर बैंक से रेस करेंगे फंड्स को या लोकल पब्लिक से करेंगे। तो हम क्योंकि बैंकर हैं हम बैंक की बात करेंगे। तो यहाँ पर अब इन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद में क्या होगा,
फैक्ट्री बिल्ड होगी, लोगों को हायर किया जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, गुड्स बेचे जाएंगे, इनकम जनरेट होगी और लोन रीपे किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बोरोड मनी है एक प्रोजेक्ट को बहुत बड़े फाइनेंशियल कैपेसिटी में लेकर आ जाता है, जितना कि यहाँ पर जो ओनर की खुद की नेटवर्थ थी उससे काफी बड़ा अमाउंट है, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में एक तरीके से एसेट क्रिएशन करा रहे हैं, प्रोडक्शन को एक्सलरेट कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सपेंड कर रहे हैं और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास में इस थ्रू यहाँ पर ड्राइव हो रही है नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट वर्सेस कंज्यूमर क्रेडिट। अब हम जो लोन देते हैं, मान लो किसी को यहाँ पर एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे थे, एक घर खरीदना चाहते थे जिसका कॉस्ट 80 लाख रुपए है, उनकी खुद की सेविंग 15 लाख रुपए है, तो क्या वो अनदर 25 साल वेट करेंगे? नहीं, बैंक क्या करेगा, 65 लाख रुपीज का लोन दे देगा, जिसको वो इमीडिएटली यहाँ पर पे ना कर EMIs के फॉर्म में पे कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्रेडिट क्या करता है, कंज्यूमर्स को अनेबल कर रहा है, क्या कर रहा है, अनेबल, कि अब यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हो, आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। क्लियर। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास में यहाँ पर कंसिडर करो कि 10,000 फैमिलीज हैं जो कार खरीदना चाहती हैं, तो हर एक कार का प्राइस 10 लाख रुपए है, तो बिना लोन के केवल 2,000 फैमिलीज अफोर्ड कर पाएंगी। लेकिन अगर व्हीकल लोन है तो 8,000 एडिशनल फैमिलीज इन कार्स को खरीद सकती है। तो डिमांड जो कार की वो बढ़ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, प्रोडक्शन बढ़ाकर, लोगों को हायर कर मोर कंपोनेंट्स ऑर्डर कर और फैक्ट्रीज को एक्सपेंड कर। तो बैंक से लोन देने से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई, प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, राइट। तो जितना ज्यादा हमारे पास में क्रेडिट दिया जाता है उतना बेटर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये कहते हैं कि क्रेडिट इंक्रीज कर रहा है ग्रोथ को। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर एक्सेस क्रेडिट दे दिया जाएगा, अगर जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे दिया जाएगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आ सकता है। तो हमें वो भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास में एक्सेसिव क्रेडिट जो है वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में जहां पर 100 कंज्यूमर्स खरीद सकते थे कार्स को, अब यहाँ पर 300 लोग खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा, सप्लाई तो 100 ही कार्स की है ना, तो यहाँ पर डिमांड के थ्रू प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल जाएगा। फाइन। तो अब यहाँ पर आप देखो एंटरप्रेन्योर लेवरेज क्या है कि क्रेडिट यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड। अब जैसे मैंने कंज्यूमर का लोन का आपका बताया कि उनका 1 लाख रुपए पर मंथ का यहाँ पर इनकम है, 15 लाख सेविंग है, 80 लाख का घर बनाना है, तो यहाँ पर EMI धीरे धीरे ही तो पे कर रहे हैं वो। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को प्रेजेंट डे कैपिटल में, और कंस्ट्रक्शन होगा, फैक्ट्रीज का प्रोक्योर करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपेंड करेंगे न्यू मार्केट्स में बिफोर की रेवेन्यू आपका फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो इंडिविजुअल्स में क्रेडिट यहाँ पर एसेट्स का परचेज कराता है, रीपेमेंट फ्यूचर अर्निंग से होती है, परचेज पावर स्टिमुलेट करती है डाउन स्ट्रीम डिमांड, और प्रोड्यूसर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करते हैं। तो RBI यहाँ पर कहता है कि अगर हम एडिक्वेट और चीप क्रेडिट देते हैं तो उसको भी हमें बैलेंस करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया तो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज होगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारी इकोनॉमी पर आ जाएगा। अब जैसे लोन जो है इमीडिएट कंजम्पशन या स्पेक्यूलेशन में यूज हो कि भाई लग्जरियस कंजम्पशन करने लग गए, इतनी तो रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं थी जितना कि यहाँ पर हमने लोन दे दिया, रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत कम है और हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लोन या क्रेडिट बहुत ज्यादा दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट करने लग गए अलग अलग शेयर्स में, यहाँ पर लोन ले लेकर, या गैम्बलिंग इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गए। तो यहाँ पर RBI कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। फाइन। तो RBI इसके लिए रेपो रेट, इसके अलावा आपका CRR, SLR, इन सबको यूज कर क्या करता है, इन्फ्लेशन को कर्व करने की कोशिश करता है। नाउ सेकेंड पार्ट आ जाते हैं अब आपके हिस्टोरिकल इसके ऊपर कि यहाँ पर हमारे पास में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्रेडिट का इंडिया में किस तरह से हुआ। अब देखो यहाँ पर इसको समझने से पहले ऐसा समझो कि अगर मान लो एक गांव है जहां पर कोई भी आपके पास में क्या नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है। अब इस बैंक में नहीं है तो विलेज में आपके पास में कुछ शॉप्स होती हैं छोटी छोटी,
एग्रीकल्चर होता है। अब लोगों को बिजनेस के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, लोन चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। लेकिन अगर बैंक नहीं होगा तो या तो मनी लेंडर से पैसा लेंगे जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, है ना, मनी लेंडर, महाजन, लैंडलॉर्ड, वेल्दी मर्चेंट्स। या फिर क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर ये लोग लोन ही नहीं ले पाएंगे। तो हमने देखा था एंशियंट इंडिया में जो मनी लैंडर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको अब यहाँ पर बेसिक चीजों के लिए, जैसे मान लो सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, लैंड है ना, अब यहाँ पर हर एक चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो लोन जो ये ले रहे हैं, सो यहाँ पर बैंक लोन देता है। लेकिन अब आपको ये भी तो याद है ना कि मनी लैंडर था, तो मनी लैंडर के पास तो अब जाएंगे तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही थी। आगे समझ में कि प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद में हमने देखा कि जो रूरल इंडेटनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या हो गया, रूरल इंडेटनेस बढ़ गई। रूरल इंडेटनेस क्या होगी, डेट आपको पता है कि यहाँ पर उधारी है ना, तो जब फार्मर्स और रूरल हाउस होल्ड जो थे वो ट्रैप हो गए डेट के अंदर फॉर ईयर्स, क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट लोन थे, उनको रीपे कर नहीं पाए, जनरेशन बाय जनरेशन लोग पता स्लेव बन गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास में अब क्या हुआ कि जो बोरोवर्स हैं वो कभी भी डेट से बाहर नहीं आ पाए, और इसे हम क्या बोल रहे हैं कि एक डेट ट्रैप इनके सामने क्रिएट हो गया। व्हाट इज दिस डेट ट्रैप, देखो डेट ट्रैप में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास में पैसा चाहिए था, बोरो करा हाई इंटरेस्ट रेट पर, इनकम इनसफिशिएंट थी, रीपे नहीं कर पाए, बोरो करना पड़ा दोबारा से, फिर से हाई डेट, फिर से लॉस ऑफ एसेट्स हुआ और पॉवर्टी आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, वो क्या है, फाइनेंशियल इलिटरेसी। अब फाइनेंशियल इलिटरेसी में क्या होगा, थोड़ा बेसिक चैप्टर है तो आई नो थोड़ा सा थियरी जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा समझते हुए जाओ, फिर इसी से कहानियों से ही ना आगे की चीजें बड़ी आसान लगेंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बोरोवर्स जो थे उनको डॉक्यूमेंट्स रीड करना नहीं आता, आज भी नहीं आता, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, या फिर जो भी जहां पर भी मनी लेंडर ने बोला वहां पर साइनिंग कर दी। तो मनी लेंडर को हमने बोला कि इंटरेस्ट अगर 3% पर मंथ है, फार्मर यहाँ पर क्या करेगा, केवल 3%, तो वो यहाँ पर कहेगा कि चलो ठीक है पर मंथ यहाँ पर केवल 3% इंटरेस्ट देना है, लेकिन एक्चुअल में पूरे साल का वो 36% हो गया। अब यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम थी, कंपाउंड कर लो तो और हाई हो जाता है। फाइनेंशियल इलिटरेसी जो थी वो एक्सप्लॉइटेशन बनती चली गई। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैंक हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि बैंक जो थे उनकी खुद की प्रॉब्लम थी। ज्यादातर जो बैंक्स थे इंडिया में वो कैसे थे, नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेट ओन्ड थे। अब अगर प्राइवेट ओन्ड बैंक्स हैं तो क्या होगा, आज आप एक बैंक को ओन कर रहे हो, अब आपने यहाँ पर कहाँ लैंडिंग करनी है, या तो स्मॉल फार्मर के पास में जहाँ 50,000 रुपए चाहिए, या लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पर 50 करोड़ चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है कि हम 50 करोड़ में लोन दे दें। तो यहाँ पर बैंक्स जो थे वो लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने लग गए। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो बैंक्स था, आपने देखा प्री इंडिपेंडेंस प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इशू। अर्ली इंडिपेंडेंस में अगेन बैंकिंग की ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जो क्रेडिट था वो आपका बिजनेस हाउस पर जा रहा था। फिर आता है हमारा यहाँ पर कौन सा 5 ईयर प्लान था, फोर्थ 5 ईयर प्लान था। फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने यहाँ पर बैंक्स को नेशनलाइज करने का डिसाइड करा, जहां पर 14 इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो यहाँ पर हमने बोला कि ठीक है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स क्या थी कि बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, एग्रीकल्चर में बहुत ही कम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आ रहा था, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन नहीं मिल रहा था, विलेजेस आपके मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट थे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो अनइवन हो गया। तो इसी में बैंक नेशनलाइजेशन में हमने 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को 1969 में कमर्शियलाइज यहाँ पर किया, नेशनलाइज किया, और फिर एक और राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन हमने किया 1980s में, राइट। तो यहाँ पर 6 अलग बैंक्स को हमने फिर से नेशनलाइज करा। तो ओवरऑल ये सोशल बैंकिंग के अंदर आ गया। सोशल बैंकिंग मतलब बैंक जो है वो केवल शेयर होल्डर्स को नहीं लेकिन नेशन को सर्व करेगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में डिपॉजिट्स आए, लार्ज इंडस्ट्रीज से यहाँ पर हमारे पास और भी ज्यादा लार्ज इंडस्ट्रीज तक के पास में पहले क्या हो रहा था, पैसा जा रहा था, बाद में डिपॉजिट से एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपर्ट्स जो थे हमारे यहाँ पर, स्मॉल बिजनेसेस, राइट, रूरल इकोनॉमी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी लार्ज इंडस्ट्रीज को भी लोन्स गए। तो हमारे पास केवल प्रॉफिट नहीं हो रहा था, रेदर हम एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चले गए।
अब आरबीआई यहाँ पर लेकर आई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आई थिंक 1967 में आया था। कौन लेकर आया था? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसमें हमने डिसाइड करा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में बैंक को टारगेटेड लोन्स देने ही होंगे। तो यहाँ पर हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अब अगर यहाँ पर हम क्रेडिट दे ही रहे, तो इंडिपेंडेंस से पहले मनी लेंडर्स डोमिनेट कर रहे थे, अब हम यहाँ पर आरबीआई के रोल को बढ़ा देते हैं बैंक नेशनलाइजेशन के बाद में, फिर धीरे धीरे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पास भी जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास में डिसाइड करते हैं कि अब जो लोन है वो यहाँ पर किधर जाएंगे, वो जाएंगे कुछ स्टैब्लिश सेक्टर्स की तरफ, जैसे कि एग्रीकल्चर, रूरल। अब हमने यहाँ पर न्यूली रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड करा, स्टार्टअप्स को ऐड करा, राइट। नाउ 1969 इसे क्या बोल रहे हैं? ये वाटर शेड इवेंट। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा जो बैंकिंग है वो प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन से क्या हुआ, मास बैंकिंग की तरफ गया। आरबीआई अब ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल रखने लग गई और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपका बर्थ हुआ, जहां पर एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, अदर नेग्लेक्टेड एरियाज में हमने लोन दिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट? तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग की बात करेंगे कि हमारे पास में मान लो अब आप एक क्रेडिट मैनेजर बन गए बैंक में, अब आपका ब्रांच मैनेजर आपको बुलाकर कहते हैं कि 5 कस्टमर्स बाहर वेट कर रहे हैं, हर किसी को 5-5 करोड़ का लोन चाहिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसको लोन देने वाले हो। अब सारे लोन्स तो आप अप्रूव कर नहीं सकते हो, सबको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो, तो अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं लैंडिंग के, ये डिसाइड करने होते हैं। तो हमारे पास में टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो है यहाँ पर सेफ्टी ऑफ फंडिंग, पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के पैसे को बचाना आपका काम है। दूसरा यहाँ पर पर्पस क्या है जिसके लिए वो लोग लोन चाहते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या बैंक के लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम जाएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में लिक्विडिटी, बैंक के पास क्या उतने फंड्स है अवेलेबल, उतनी कैश अवेलेबल है। फिर यहाँ पर उन लोन्स के ऊपर ये लोग सिक्योरिटी में हमें क्या दे रही हैं, और रिस्क स्प्रेड कितना है। सबकी क्रेडिट रेटिंग तो अलग अलग होगी ना, तो यहाँ पर ये भी हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि हर एक प्रिंसिपल को समझने से पहले आप ये समझ लो कि बैंक पैसा बेच नहीं रहा है, वो यहाँ पर पैसे को रेंट पर दे रहा है, ठीक है। तो जब हम रेंट पर दे रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी अगर मान लो घर रेंट पर दिया है तो घर वापस हमें मिलेगा, रेंट टाइमली पे किया जाएगा और प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में जब हमने लैंडिंग करा प्रिंसिपल वापस आना चाहिए, इंटरेस्ट पे होना चाहिए और रिस्क हमारा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे हमारा पहला प्रिंसिपल, सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेफ्टी ऑफ फंड्स में हम कहते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी पहले आती है या प्रॉफिटेबिलिटी पहले आती है। अब आप कहेंगे सेफ्टी पहले आती है। फर्स्ट ड्यूटी किसी भी बैंक की प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन डिपॉजिटर का पैसा जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर डिपॉजिटर जो पब्लिक है उनके पैसे को सेव करना है। इसीलिए हमारे पास सेफ्टी का मतलब क्या है कि बैंक should be reasonably confident, okay, reasonably confident that the borrower will repay both principal and interest on time, okay. So here the foremost principle, the most important principle, bank must ensure the borrower has both the financial capacity and the genuine intent to repay the loan with interest. Like we have seen so many willful defaulters in India, for example Vijay Mallya, Adani's, right? Sorry, not Adani. Sorry, this is wrong. This is Anil Ambani, right? So all these people, they did not have the intent to repay the loans, right? So here you will see that no banker can guarantee repayment, but bank is all about managing the probabilities, okay? So here safety is equal to your security. See, this is where sometimes we make the mistake. No, suppose the borrower has no income, no business, no cash flow. How will he repay? Can the bank immediately sell the land that he has provided in security? Of course not. Recovery also through collaterals take years. Okay, so banks don't want to recover loans, they want the loan to be repaid, and that's why we say that safety is different, security is different. Okay, so now we have some
purposes of the loan. What is the purpose of the loan? Okay, also guys, you have to understand that there are two different sources of repayment. For the repayment, we say that we have two different sources. One is known as primary and another one will be known as your secondary. Now you will say how these are two different purposes or two different sources. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर, सॉरी मैं ना थोड़ा इंग्लिश में चली गई थी, हाँ, सबसे पहले हमारे पास जो कैश जनरेट किया जा रहा है बाय द बोरोवर, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रॉफिट, सैलरी, रेंटल इनकम, प्रोफेशनल इनकम, तो ये सब हमारे बैंक प्राइमरली रिलाई कर रहे हैं. सेकेंडरी सोर्स में कोलैटरल, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, मशीनरी. तो यहाँ पर जो बोरोवर डिफॉल्ट कर गया अगर, फाइन, तो हमारे पास में एक बैंकर किस तरीके से सेफ्टी को असेस करते हैं, इवेलुएट करेंगे अलग अलग एक्सपेक्ट्स, जैसे कि कैरेक्टर, कि क्या बोरोवर ऑनेस्ट है, क्या उन्होंने पहले डिफॉल्ट करा है, क्या उनकी कैपेसिटी है वो रीपे कर पाएंगे, कितना बोरोवर यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को. तो एक प्रमोटर जो कि सब्सटेंशियल ओन फंड को जो है क्या इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एक बेटर कमिटमेंट होती है यूजुअली. और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्री है ना, वो कैसा परफॉर्म कर रही है. मान लो यहाँ पर किया मोटर्स ने बैंक से लोन लेने के लिए बोला, तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर आपके पास में यहाँ पर जो 4 व्हीलर इंडस्ट्री है वो कैसा काम कर रही है, ग्रो कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, कॉम्पिटिटिव है. इसके अलावा सिबिल स्कोर कैसा है अगर इंडिविजुअल है, क्रेडिट रेटिंग्स कैसी है, पास्ट रीपेमेंट, चेक रिटर्न्स किए थे या नहीं, है ना, एनपीए, तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं. आगे समझ में. तो यहाँ पर पहला तो ये हो गया. नेक्स्ट पर्पस आ जाते हैं. तो पर्पस में कि भाई लोन चाहिए क्यों. तो बैंक यहाँ पर मियरली ये नहीं पूछ रहा कि कितना लोन चाहिए, वो पूछ रहा लोन आपको चाहिए क्यों, करना क्या है इसका. यहाँ पर एक पावरफुल रिसोर्स होता है मनी, तो अगर सही से यूज करोगे तो वेल्थ क्रिएट करेगा, मिसयूज करोगे तो लॉसेस लेकर आएगा. इसीलिए लैंडिंग यहाँ पर केवल लीगल, एक सेकेंड, लीगल, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में वायबल, ओके, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर प्रोडक्टिव पर्पस से दी जाएगी. तो हमारे पास में यहाँ पर एंड यूज मॉनिटरिंग जो है कि आपने जो लोन लिया है वो आपने सही जगह यूज किया या नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फैक्ट्री, वेयर हाउस, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउस परचेज, ये सब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. इलीगल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेक्यूलेटिव, प्रोहिबिटेड यूज, पर्पस, वायलेटिंग लॉज या आरबीआई गाइडलाइन, ये सब हमें नहीं रखना. तो डाइवर्जन हमारे पास में फंड्स का नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लोन आपने लिया था यहाँ पर ये बोलकर कि फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कराना है और अपने लिए एक कोई विला बनवा लिया. फाइन. देन आता है आपका थर्ड प्रिंसिपल, प्रॉफिटेबिलिटी. अब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में हम देखते हैं कि जो बैंक्स है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट्स मिले और सरवाइव कर पाए. तो हमारे पास में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी एक आपका प्रिंसिपल बन जाता है. अब जैसे यहाँ पर कस्टमर है, कस्टमर ने डिपॉजिट रखा तो उसने इंटरेस्ट जो है हमसे डिमांड करा, हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, हमने उनके फंड्स को यूज कर इंटरेस्ट अर्न भी तो करना है, तभी तो हम यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास में रिस्क बेस्ड प्राइसिंग भी हमें करनी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करना होगा. नाउ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है. तो देखो, लिक्विडिटी में हमारे पास में ये देखा जाएगा कि जो बैंक है अगर मान लो उसके पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स आए, तो ज्यादातर जो डिपॉजिटर्स हैं ऐसा मानकर चलो यहाँ पर कि अगले 30 साल के अंदर अंदर अपना पैसा विड्रॉ भी तो करेंगे, है ना. तो हमारे पास अगर डिपॉजिटर को पैसे चाहिए होंगे तो क्या बैंक के पास इनफ कैश होगा. तो लिक्विडिटी क्या होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाओ जब भी यहाँ पर ड्यू डेट आती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में इनफ कैश या ऐसे एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिन्हें हम कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, वो होने चाहिए. जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गोल्ड, है ना. अब मान लो बैंक के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर पाते हो. तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हमें करना होगा. देन आता है प्रिंसिपल 5. प्रिंसिपल 5 हमारा है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी हमारी सेफ्टी के बाद में आती है. ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो एसेट चार्ज किया गया है बैंक के पास में, ताकि बैंक को हम प्रोटेक्ट करें अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर गए. तो मॉर्टगेज, लैंड, बिल्डिंग, हाइपोथिकेशन, स्टॉक का, प्लेजिंग गोल्ड की या फिर मशीनरी के ऊपर चार्ज लगा दिया. तो यहाँ पर अगर रीपेमेंट फेल कर गई तो ये जो चार्जेस हमने ले रखे हैं एसेट्स के ऊपर, लॉ और ड्यू पर्पस से क्या होगा, हम इन्हें एनफोर्स करेंगे और पोटेंशियल लॉसेस से बच जाएंगे.
लेकिन सिक्योरिटी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हमारा जो लोन है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम एडिक्वेट कोलेट्रल रख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है कि कोलेट्रल की वैल्यू ही डिक्लाइन कर गई, लीगल केसेस यहाँ पर लग गए, प्रॉपर्टी में बायर्स नहीं मिल रहे और सिक्योरिटी जो है वो रिस्क को कम कर रही है, एलिमिनेट नहीं कर रही। देन आता है रिस्क स्प्रेड। अब यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट को बैंक ने लोन दिया, तो ये इन्होंने बोला मैं 6% पर दूंगा, लेकिन अगर किसी कॉर्पोरेट को लोन देना है तो क्या 6% पर ही लोन दे देंगे? नहीं, ये यहाँ पर कहेंगे कि रिस्क फ्री लोन तो 6% है, लेकिन आपके साथ में रिस्क भी तो अटैच्ड है, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 4% चार्ज कर लिया। तो हमारे पास में यहाँ पर मान लो बैंक ने 10,000 करोड़ किसी एक कंपनी को दिए, कंपनी फेल कर गई, बैंक तो मैसिव लॉस फेस करेगा। अगर बैंक ने यहाँ पर मान लो लैंडिंग करी अक्रॉस एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग, रिटेल, इंफ्रा, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, अगर एक सेक्टर स्लो डाउन कर भी गया तो बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन हम करेंगे जिससे कि रिस्क स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में रिस्क प्राइसिंग भी हम कर रहे हैं और रिस्क स्प्रेड भी कर रहे हैं। तो बैंक यहाँ पर डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? अमंग पीपल, है ना। इसके अलावा ग्रुप्स, इंडस्ट्रीज में अलग अलग ज्योग्राफीज, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, लोन के प्रोडक्ट्स अलग अलग रहेंगे, क्रेडिट कार्ड भी रहेगा, पर्सनल लोन भी रहेगा, व्हीकल, होम, अलग अलग तरह के लोन रहेंगे और इकोनॉमिक सेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास में लेटर ऑन हम लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अगर हम यहाँ पर किसी भी एक बड़े बोरोवर को सारा लोन दे दे तो आरबीआई हमारे ऊपर क्या करती है? यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देती है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स। अब ये हमारे पास में यहाँ पर आपको 6 के 6 प्रिंसिपल समझ में आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में अलग अलग तरह के बोरोवर्स होते हैं। अब आप कहेंगे मैम बोरोवर्स कैसे अलग अलग तरह के हो सकते हैं? देखो हमारे पास में यहाँ पर मान लो एक बोरोवर है जो कि फैक्ट्री एक्सपेंड करना चाहता है, एक जो लग्जरी में खर्च करना चाहता है, एक जो बिजनेस को रिपीटेड लॉसेस में यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट फिर से करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है? अलग अलग कैश फ्लोज भी आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में हर एक बोरोवर एक डिफरेंट लीगल एंटिटी होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ये सबमिट करते हैं, डिफरेंट अथॉरिटी होती है बोरो करने की, रिस्क अलग है, रिकवरी प्रोसीजर सरल है। तो एक क्रेडिट ऑफिसर जब आप बन जाएंगे तो आप लोन तब तक नहीं दे सकते जब तक आप अपने बोरोवर को नहीं समझेंगे। तो अब यहाँ पर अगर बैंक आपसे पूछते हैं कि भाई कितना लोन आपको जरूरत है, तो वो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि हु आर यू, ओके। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोरोवर कहलाता है। बैंक जो हैं वो लैंडिंग नाम के लिए नहीं करते हैं, लीगल एंटिटीज को करते हैं। तो अब यहाँ पर ना एक क्रेडिट ऑफिसर की तरह ही खुद को समझना और ऐसे समझना कि आपके पास मल्टीपल लोग हैं जो कि लोन लेने के लिए आए हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे लोन लेना है। तो यहाँ पर पहला पर्सन कहता है कि आई एम राहुल, ठीक है। दूसरा कहता है कि आई एम राहुल एंटरप्राइज। तीसरा यहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर राहुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हूँ, फाइन। और यहाँ पर हमारे पास में जो ये इस तरह से ओनर्स है, 3 रखते हैं अभी के लिए। तो ये जो 3 है ये सेम ओनर है, लेकिन क्या बैंक इन तीनों को सेम ट्रीट कर रही है? नहीं, क्योंकि लीगली ये कंप्लीटली डिफरेंट बोरोवर्स है। ये इंडिविजुअल बोरोवर है, ये एक एंटरप्राइज है और एक ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो हमारे पास में बोरोवर का कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि कौन बोरो कर सकता है, कौन लोन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकता है, कौन एसेट को ओन करेगा, कौन लायबल है रीपेमेंट के लिए, और यहाँ पर बैंक को अगर रिकवरी सूट फाइल करना है तो किसके अगेंस्ट करेगा और कौन सी लॉ गवर्न करेगी। मान लो एक कंपनी पूरी की पूरी यहाँ पर फेल कर गई, लोन रिपे नहीं कर पाई, तो ऐसा भी है कि कंपनी के ओनर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बैंक नहीं ले सकता है, बैंक केवल कंपनी की प्रॉपर्टीज ले सकता है। तो आपने यहाँ पर एएफएम में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आपने पढ़ा है यहाँ पर पर्सन्स के बारे में। हमारे पास में यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नेचुरल पर्सन्स कहते हैं, और हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर कंपनीज कहते हैं।
तो नेचुरल पर्सन्स में इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरी फर्म, क्योंकि इनकी जो इनकम होगी वही यहाँ पर हमारा जो ओनर होता है वो अपना इनकम दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, लेकिन जो लैंडिंग है वो पर्सनल क्रेडिट स्कोर कैसा है, इनकी इनकम कितनी स्टेबल है, पर्सनल गारंटी कैसी है, लीगल फ्रेमवर्क इससे गवर्न होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सक्सेशन लॉज के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर इंडिविजुअल सिंपलेस्ट बोरोवर होते हैं। फॉर एग्जांपल राहुल ने होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करा, तो इसका पैसा कौन दे रहा है, राहुल खुद दे रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, क्योंकि जो लोन एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए बोरोवर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए या फिर 18 साल मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकते, साउंड माइंड एंड यहाँ पर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। फाइन, समझ में आ गया। तो हमारे पास में पार्टनरशिप, एलएलपी क्या होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक कंपनी लिमिटेड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे एलआईसी, एसबीआई है ना, तो ये आपके सेपरेट लीगल एंटिटीज है अपने ओनर से। लैंडिंग आपकी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर होगी, कैश फ्लोज के ऊपर, और बिजनेस कितना वायबल है, समझ में आ गया। तो अगर हम इंडिविजुअल को लोन देते हैं, इनकम इनकी रुक गई, डेथ हो गई, जॉब लॉस हो गया, बिजनेस फेलियर हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो बैंक इंसिस्ट करते हैं इंश्योरेंस, को एप्लीकेंट, गारंटियर, एडिक्वेट रीपेमेंट कैपेसिटी पर। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या हो रहा है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो राहुल है और राहुल मेडिकल स्टोर है, दोनों यहाँ पर सेम रहेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के जो एसेट्स हैं अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी खुद की राहुल की है वो भी बेची जा सकती है अगर इंडिविजुअल लोन दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो एलएलपी, पार्टनरशिप, ये जो सेकंड वाले हैं इनको लोन दिए और बिजनेस ने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया तो इनके ओनर की प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती। तो यहाँ पर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जीएसटी, शॉप और एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, पैन, आधार, केवाईसी, बिजनेस प्रूफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो बैंक के लिए सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, इजी है डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, देखो एक ज्वाइंट फैमिली है, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ग्रैंडसन, अब यहाँ पर डॉटर्स भी होती हैं प्रोवाइडेड की अनमैरिड डॉटर्स हैं, तो वो सभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की डेफिनेशन में आती हैं, वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हेड होता है, क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कर्ता बोलते हैं हेड को, राइट। तो ये यहाँ पर आपके लिए सिग्नेचर करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पर। एल्डेस्ट मेल मेंबर होते थे जो कर्ता बनते थे। अब यहाँ पर लीगल डेवलपमेंट्स में कोई एलिजिबल फीमेल को पार्सनर भी आपकी कर्ता हो सकती है एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में। तो कर्ता डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं और अगर मान लो कर्ता की डेथ हो गई तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंटिन्यू करेगी, दूसरे जो हमारे एलिजिबल कर्ता हैं वो यहाँ पर टेक ओवर करते हैं। अच्छा, एक आपने सुना होगा 1 पर्सन कंपनी के बारे में। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंडर एक एंटरप्रेन्योर एक कॉर्पोरेट स्टेटस चाहते हैं बिना पार्टनर के, तो ओपीसी खोल सकते हैं कि केवल एक ही शेयर होल्डर है और कंपनी के पास में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। तो यहाँ पर मान लो राहुल ने राहुल टेक्नोलॉजीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बना दी और कंपनी ने 5 करोड़ बोरो करे, तो राहुल ऑटोमेटिकली यहाँ पर पर्सनली लायबल नहीं बन जाते हैं, कंपनी और ओनर दो सेपरेट लीगल पर्सन बन जाएंगे लॉ और पर्सनल गारंटीज को एग्जीक्यूट करते हुए। ठीक है, उसका सब्जेक्शन रहेगा। देन यहाँ पर क्या बैंक्स को पर्सनल गारंटी ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो प्रोटेक्ट कर रहा है शेयर होल्डर को, और यहाँ पर बैंक क्या करेगा, एडिशनल कंफर्ट लेगा गारंटी या सिक्योरिटी के थ्रू डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट असेसमेंट, राइट। चलो, अब पार्टनरशिप में हमारे पास दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पर शेयर कर पार्टनरशिप बनाते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 का, उसको फॉलो कर हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक्ट रहता है, इसके अंडर आप क्या देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है वो एक लीगल एंटिटी है, नहीं, यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनसे तरह नहीं होता। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है उनकी कोई सेपरेट लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट नहीं है उनके पार्टनर से, तो यहाँ पर पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कि अगर किसी ने लोन लिया और यहाँ पर लोन पे नहीं कर पाए, ठीक है, तो फर्म के लिए लोन भी लिया ना, तो भी आप सभी को यहाँ पर पे करना पड़ेगा, अदरवाइज पर्सनल एसेट्स भी हाथ से जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ पर हमारे पास इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में हम देखेंगे कि जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो जॉइंट या सेवरल लाइबिलिटी क्या है, सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, लोन लिया 90 लाख का, तो यहाँ पर अब तीनों से बैंक 30-30 लाख रिकवर करेगा नहीं, बैंक यहाँ पर एक पार्टनर के अगेंस्ट प्रोसीड करेगा पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट सब्जेक्ट टू कि लीगल राइट्स यहाँ पर अमंग पार्टनर्स क्या रहेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैंक्स के पास में ये जो पार्टनरशिप डीड होती है वो इनको पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हुआ पार्टनर्स, प्रॉफिट कौन शेयर कर रहा है, क्या रेशियो है, फिर यहाँ पर बोरोइंग पावर्स क्या क्या हैं, इसके अलावा साइनिंग अथॉरिटी किसकी है, एडमिशन पार्टनर्स की, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर रिटायरमेंट हमारे पार्टनर्स का। तो बिना डीड को चेक किए हुए हमें ये सारी जो चीजें हैं वो करनी पड़ती हैं। आगे समझ में। अब आ जाओ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर। व्हाट इज एलएलपी। देखो एलएलपी में भी हमारे पास में पार्टनरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर जैसा इसका नाम है लिमिटेड पार्टनर यहाँ पर लाइबिलिटी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी अगर लोन नहीं यहाँ पर दे पाए। तो कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के रूल्स आ जाते हैं, जिसमें कि सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा। अब पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में क्या डिफरेंस है कि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है यहाँ पर हमारे पास में पार्टनरशिप में, लेकिन एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, गवर्न होता है एलएलपी एक्ट के थ्रू, और लाइबिलिटी जनरली लिमिटेड होती है, एग्रीड कंट्रीब्यूशन और सब्जेक्ट टू लॉ। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये एक फेवरेट हमारा यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अब हमारे पास में होती हैं, है ना। तो हमारे पास में जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट में क्या होगा कि पब्लिकली लिस्ट नहीं की अपने शेयर्स को। तो यहाँ पर अब कॉर्पोरेट लैंडिंग में जब कोई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उससे बात कर रहे हैं या वो बोल पा रही है, रेदर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही उसके कान, आंख, नाक, सर सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के बराबर नहीं होती। और यहाँ पर हम देखेंगे एक कॉर्पोरेट वेल, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर इसके थ्रू काम करना होता है। तो मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 50 करोड़ का लोन लिया, शेयर होल्डर्स पर्सनली यहाँ पर ऑटोमेटिकली लायबल नहीं है क्योंकि वो लोग ओन कर रहे हैं शेयर्स को। तो फिर बैंक यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए क्यों बोलता है, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम्प्लॉइज हैं क्या वो बोरो कर सकते हैं 100 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना है जिसमें वो अलाउ करेगा कि भाई बोरो कर लो, एग्जीक्यूशन कर लो, है ना। हमारे पास में यहाँ पर क्या करना है, बोरो करना है, एग्जीक्यूशन करना है। किसका एग्जीक्यूशन करोगे, डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्स का करना होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होगा, ऑथराइज सिग्नेटरीज। तो बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के बैंक प्रोसीड नहीं करता। तो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, पैन, जीएसटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अलावा आरओसी फाइलिंग्स, केवाईसी सब कुछ लगेगा। फाइन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये क्या होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो जो हमारी कंपनी यहाँ पर आपके किस में आएगी, शेयर होल्डिंग कहाँ पर है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है लेकिन शेयर्स हमने पब्लिक को दिए होते हैं। सिक्योरिटीज लॉ लिस्टिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग ये जो कंपनीज हैं वो जनरली लार्जर होती हैं। लोन हमारे 100 से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं और क्रेडिट अप्रेजल जो है वो मच मोर डिटेल्ड हो जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रस्ट और सोसाइटीज, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट यहाँ पर अलग अलग रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो बैंक है वो फ्रिक्वेंटली फाइनेंस करता है ट्रस्ट को, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, रिलीजियस, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या हर एक ट्रस्ट ही बोरो कर रहा है, नहीं। बैंक यहाँ पर एक ट्रस्ट डीड को चेक करेगा और उसमें पावर, ऑब्जेक्टिव और बोरोइंग अथॉरिटी है या नहीं है वो भी देखा जाता है। तो सभी ट्रस्टीज को इक्वल यहाँ पर वो मिले पावर, ऐसा जरूरी नहीं है, और बोरोइंग अथॉरिटी हो ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मान लो यहाँ पर एक ट्रस्ट बना कि हमें ना एक टेम्पल को ऑपरेट करना है, आजकल टेम्पल्स बहुत फेमस है तो हम टेम्पल का एग्जांपल लेंगे। तो क्या ये बोरो कर सकते हैं 500 करोड़, नहीं। यहाँ पर हमारे पास में अनलेस कि इनकी गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल लॉज के अंडर इनको परमिट किया गया है, ये ऐसा नहीं कर सकते। तो बोरोइंग पावर जो है वो आपकी कहाँ से आ रही है, ट्रस्ट डीड से आ रही हैं। क्लियर हो गया। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर। अब आ जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, डेयरी कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो ये हमारे जो मेंबर्स होते हैं इनको हेल्प करते हैं, ना कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ जो होती है सेंट्रल स्टेट जिसकी भी होगी डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी, इनकी रजिस्ट्रेशन, बाई लॉ, कमिटी के रेजोल्यूशन और बोरोइंग पावर्स, इनको हमारा बैंक चेक करता है। फाइन, इतना समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और याद रखना, स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं जैसे मैंने बताया था LIC, SBI, जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर बनी है, तो यहाँ पर हमारे पास में इनके लिए जो लैंडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इनकी पावर्स हमारा स्टैच्यूर बताएगा कि क्या पावर्स है इनकी, तो बैंक एग्जामिन करेगा जो भी एक्ट इनको यहाँ पर बोरोइंग अथॉरिटी और लीगल कैपेसिटी दे रहा है। अच्छा एक और बताओ, एक और बॉडीज होती है लोकल अथॉरिटी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोरो कर सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ऑफ कोर्स वो भी यहाँ पर आपका जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो लैंडिंग में हमारे पास स्पेशल गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स फॉलो होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं। तो ऐसे तो आपने बहुत बार सुना होगा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, जिसमें फंड बेस्ड में हमने कोई लोन दे दिया, क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया कि भाई बैंक की पॉकेट से पैसा जा रहा है। नॉन फंड में बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया या फिर आपका गारंटीज दे दी, जहां पर कि पैसा तभी जाएगा अगर जो बोरोवर है जिसके नाम पर गारंटी ली वो आपका क्या कर गया, वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया अपनी पेमेंट्स पर, राइट। तो अब हम यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी कर इसको समझेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रेडिट में हम क्या देखते हैं, फंड वर्सेस नॉन फंड। तो यहाँ पर एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है पैसे का बैंक से बोरोवर के पास में, बैंक के फंड्स इमीडिएटली डिप्लॉय किए गए। टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, रिटेल लोन, ये सभी यहाँ पर पार्ट बन गए। तो कैपिटल एसेट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, होम, ऑटो, पर्सनल। फाइन। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, अब यहाँ पर इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रहा पैसे का, जैसे कि कोई बैंक है ना, बैंक के एक कस्टमर ने बोला मुझे आपकी गारंटी चाहिए, बैंक ने इनको गारंटी दे दी, इन्होंने बी से यहाँ पर सामान उधार पर ले लिया, इन्होंने बी को पेमेंट करानी ए ने, तो बैंक ने क्योंकि इनके बिहाफ पर गारंटी ली तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज, परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल और को एक्सेप्टेंस, ये इसका पार्ट होती हैं। समझ में आ गया कि हमारे पास में किस तरीके से हमें यहाँ पर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड होती है। फंड में बैंक का पैसा जा रहा है, नॉन फंड बेस्ड में बैंक की तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं की जा रही है अनलेस अनटिल यहाँ पर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर जाता है। फाइन, क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा किसी को भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, और अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे मैम से बात ही करनी है, एक स्पेशल डाउट सेशन चाहिए, तो मल्टीपल डाउट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें यहाँ पर चैट में अपने डाउट्स लिख कर दे सकते हो। मैं एक सेशन कर वो सारे डाउट्स आपके साथ क्लियर कर लूंगी। ओके, तो एक डाउट का लाइव सेशन हम रख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब यहाँ पर ऐसा कंसिडर करो कि आपने क्रेडिट मैनेजर हो और आपके पास में अगेन यहाँ पर 3 कस्टमर्स आए। एक बोलते हैं कि भाई मुझे ना 50 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ना मशीनरी खरीदनी है। दूसरे ने बोला मुझे 50 लाख रुपए तो चाहिए लेकिन मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है। और तीसरे ने बोला कि मेरे जो फॉरेन सप्लायर्स हैं वो एक बैंक गारंटी चाहते हैं तभी गुड्स को शिपिंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनेंशियल फैसिलिटी बैंक देता है उसी को क्रेडिट बोल रहे हैं। फंड और नॉन फंड आपको समझ में आ चुका है कि हमारे पास में क्या होता है, राइट। तो फंड बेस्ड में हम यहाँ पर कौन कौन सी क्रेडिट्स दे सकते हैं, देखो हम यहाँ पर इनको कैश क्रेडिट दे सकते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे सकते हैं, डिमांड लोन दे सकते हैं, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, मशीनरी चाहिए टर्म लोन दे सकते हैं, और बिल्स को परचेज करता है बैंक या बिल्स को डिस्काउंट करता है, नेगोशिएट भी करता है, तो यहाँ ये भी हम फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम एक एक कर इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ना मैं खुद से समझाते चलती हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कैश क्रेडिट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कैश क्रेडिट क्या होता है, देखो सिंपली समझना कि ये ना एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है। वर्किंग कैपिटल वैसे तो सभी को पता होगा, मैं अज्यूम करती हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि रॉ मटेरियल खरीदना था, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कराने के लिए लेबर को लेकर आना, मशीन को लेकर आना,
फिर यहाँ पर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, सेल करना और सप्लायर को बायर से पेमेंट भी कलेक्ट करनी होती है। तो वो सारे टाइम के बीच में जो पैसा चाहिए उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और जो ये पूरा पार्ट समझाया प्रोसेस, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। अब जब कैश क्रेडिट में हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए तो होता क्या है कि मान लो आपके पास एक स्टील फैक्ट्री है, अब हर दिन पैसा चाहिए, कभी रॉ मटेरियल खरीदना है, कभी इलेक्ट्रिसिटी, कभी सैलरी देनी है, कभी डीजल यहाँ पर, कभी ट्रांसपोर्ट। तो अब आप हर सुबह उठकर एक नया लोन तो लोगे नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक कॉन्टिन्यूअस फाइनेंस फैसिलिटी ले रहे हो। क्या ले रहे हो बैंक से? एक कॉन्टिन्यूअस फाइनेंस फैसिलिटी ले रहे हो बैंक से। अब इसमें हमारे पास में जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर 5 करोड़ की है, बैंक ने सेक्शन करे है कैश क्रेडिट हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 करोड़ सैंक्शन कर दिए, तो बैंक इमीडिएटली पूरे 5 करोड़ न देकर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जैसे मान लो कि किसी की कैपेसिटी 5000 लीटर की है ना, मान लो यहाँ पर एक वाटर टैंक है, उसकी कैपेसिटी 5000 लीटर की है, तो 5000 लीटर पूरे टाइम नहीं चाहिए, जब भी आपको थोड़ा बहुत पानी चाहिए आप 5000 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो लोन को यहाँ पर लेते रहोगे। तो इस तरीके से आपका क्या काम कर रहा है, कैश क्रेडिट कर रहा है। जैसे आज 1 करोड़ बोरो कर लिए, फिर 20 लाख रीपे कर दिए, फिर अगले हफ्ते फिर 80 लाख रुपए यहाँ पर बोरो कर लिए, फिर एक साथ 40 लाख यहाँ पर रीपे कर दिए, तो बैलेंस जो है वो आपका चेंज होता रहता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये तो बात की हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट की, एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट कि भाई इंटरेस्ट यहाँ पर आपका किस तरीके से लगेगा। तो जितना अमाउंट आपने यूटिलाइज करा, बैंक ने आपको 5 करोड़ की फैसिलिटी दी, तो पूरे 5 करोड़ के ऊपर बैंक आपसे यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है बैंक यहाँ पर आपके ऊपर, मान लो आपने 2 करोड़ रुपए यहाँ पर यूटिलाइज करे हैं, तो 2 करोड़ के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कैश क्रेडिट की, तो ओवरड्राफ्ट से ये एक चीज में और डिफरेंट होते हैं, वो होती है आपकी सिक्योरिटी। अब यहाँ पर हमारे पास so these are secured against your different things, for an example stock statements, okay, book debt so that you are going to receive the amount, या फिर आपका रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गए, तो बैंक यहाँ पर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स मांग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में बैंक स्टॉक स्टेटमेंट्स क्यों मांग रहा है, मान लो आपने यहाँ पर 10 करोड़ का स्टॉक खरीदा, बैंक ने आपको 7 करोड़ का यहाँ पर फाइनेंसिंग की है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो 7 करोड़ का आपके पास में फाइनेंस किया बैंक ने, तो अगले महीने जब आपका स्टॉक बिक जाएगा, सेल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या होगा, बैंक जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर सिक्योरिटी को रिड्यूस करते हुए देख रहे हैं। तो बैंक कॉन्टिन्यूसली स्टॉक को मॉनिटर करता रहेगा और अपना पेमेंट रीपेमेंट मांगता रहेगा। समझ में आ गया? तो मान लो आपने एक यहाँ पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, अब आपने लकड़ी खरीदी, मैन्युफैक्चर किया फर्नीचर को, सेल करा, उसको पेमेंट मिला 60 डेज के बाद में। अब ये जो 60 डेज थे, इसमें आप मोर वुड कैसे खरीदोगे, कैश क्रेडिट के थ्रू। तो ये ना एक तरीके से यहाँ पर क्या है, याद रखना इसको, कैश क्रेडिट एक यहाँ पर रिवॉल्विंग फैसिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेनली फॉर वर्किंग कैपिटल, फिर इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में इंटरेस्ट हमारे यूटिलाइज्ड अमाउंट पर यूज होगा, सिक्योर्ड होगा और रिन्यू हो जाती है पीरियोडिकली आपकी लिमिट बेस्ड ऑन द रिव्यू। तो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आता है आपको। देखो हमारे पास में जो वर्किंग कैपिटल है वो तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास बिजनेस जो है वो रनिंग चाहिए। टर्म लोन बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, जैसे कोई नई मशीनरी इक्विपमेंट हमने यहाँ पर परचेज करा। ओके, चलो ये था आपका कैश क्रेडिट। नेक्स्ट आता है आपके पास में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी, इसको ओडी फैसिलिटी भी लिख सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मान लो आपके पास एक करेंट अकाउंट है, तो बैंक कहते हैं कि आप यहाँ पर अपने बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। 50,000 आपका बैलेंस है, ओडी लिमिट 10 लाख है, तो कस्टमर इशू करेंगे चेक को 5 लाख रुपए के लिए, तो आप उसको भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको एक यहाँ पर सैंक्शन किया है ओवरड्राफ्ट। तो कभी कभी जब टेम्पररी शॉर्टेज कैश की हो जाएगी तो बैंक यहाँ पर कहते हैं कि बिजनेस मत रोको, हम आपको ओवरड्रॉप करने देंगे। तो ये आपके करेंट अकाउंट से लिंक्ड होता है ज़्यादातर। इसमें सिक्योरिटी अगेंस्ट एफडी, प्रॉपर्टी, शेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, बिजनेस या इंडिविजुअल किसी के लिए भी हो सकता है, और एक ये अकाउंट या सिक्योरिटी के अगेंस्ट मेंटेन किया जाता है। फाइन, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डिमांड लोन के ऊपर। अब ये डिमांड लोन क्या है बताओ? अच्छा, कोई बता सकता है कि इसको हम डिमांड लोन क्यों बोलते हैं, है ना?
देखो, क्योंकि बैंक के पास लीगल राइट है कि वो यहाँ पर डिमांड कर सकता है रीपेमेंट। कब रीपेमेंट को डिमांड कर रहा है यहाँ पर? डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि ऑन डिमांड यहाँ पर आपको रीपे करना है अमाउंट, राइट, अकॉर्डिंग टू द अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो लोन यहाँ पर अगेंस्ट एफडी, लोन एनएससी के अगेंस्ट, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कॉमनली स्ट्रक्चर्ड है एज डिमांड लोन कि यहाँ पर प्रोडक्ट और बैंक पॉलिसी क्या है। तो यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और लमसम डिसबर्समेंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। देन आता है आपके पास में टर्म लोन, ठीक है। टर्म लोन के पास में आप देखेंगे, टर्म लोन में मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था ना कि हमारे पास में यहाँ पर बैंक जो है वो एक बार पैसा देता है, बोरोवर रीपे करता रहता है ओवर सेवरल ईयर्स, ताकि यहाँ पर कोई मशीन, फैक्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, कमर्शियल बिल्डिंग, राइट, इन सब में यूज़ किया जा सके। तो मान लो मशीन की कॉस्ट 5 करोड़ है, बोरोवर ने खुद 1 करोड़ दिया, बैंक ने 4 करोड़ लोन दे दिया, अब यहाँ पर EMI से रीपेमेंट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग EMI या इंस्टॉलमेंट से पैसा दे दिया जाता है, और ये हम जो यहाँ पर लोन लेते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अब आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। चलो अब आते हैं बिल परचेज या बिल डिस्काउंटेड। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फैक्टरिंग, फोरफिटिंग में ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं कि बैंक क्या करता है, वो यहाँ पर आपका, जैसे आपने यहाँ पर मान लो एक सप्लायर हैं, ये एक बायर हैं, इन्होंने इनको सामान भेजा, इन्होंने बिल साइन कर दे दिया जो बिल ऑफ एक्सचेंज था। अब यहाँ पर सप्लायर अपने बैंक के पास गए, बोले कि मुझे ये पेमेंट चाहिए, आप ये बिल रख लो, और ये कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हमारे बायर से पेमेंट, और बैंक इनको पैसा दे देगा, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा कि अगर कंपनी ए ने गुड्स भेजी हैं 10 लाख की कंपनी बी को, तो पेमेंट यहाँ पर अगर 90 डेज़ के बाद है, तो कंपनी वेट ना करने की जगह यहाँ पर बैंक के पास में फंड ले सकती है अगेंस्ट दिस बिल, और बैंक लेटर कलेक्ट कर लेगा पेमेंट को बायर से ड्यू डेट आने पर। तो लिक्विडिटी बिजनेस के लिए बढ़ गई, राइट। चलो अब यहाँ पर हमारे पास में, अच्छा नॉन, वो पता है ना आपको नॉन फंड वाले में क्या क्या होता है। तो मैं ऐसे एलसी का तो मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर कवर करा रखा है। अगर हम बात करें हमारे नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट की, तो बैंक इमीडिएटली पैसा नहीं दे रहा, जैसे कि हमने बैंक गारंटीज में देखा था। तो एलसी तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया पूरे चैप्टर में, बैंक गारंटी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया, गवर्नमेंट कहती है फाइनेंशियल गारंटी दिखाओ, तो कॉन्ट्रैक्टर बैंक से कहेगा कि एक गारंटी आप इशू कर दो, बैंक यहाँ पर गारंटी दे देगा, जहाँ पर बैंक ये प्रॉमिस करेगा कि अगर मेरा कस्टमर परफॉर्म नहीं करता है या अकॉर्डिंग टू गारंटी टर्म्स पेमेंट नहीं करता है, तो मैं पेमेंट यहाँ पर करने वाला हूँ। क्लियर, सिंपल है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कंपोनेंट्स में क्रेडिट मैनेजमेंट के अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में देखो, अब हमारा क्या देखना है कि ठीक है प्रिंसिपल्स क्या थे, बोरोवर्स क्या थे, टाइप्स ऑफ क्रेडिट क्या थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर जब लोन सैंक्शन करना होता है तो इसके बाद में क्रेडिट ऑफिसर का मेन काम शुरू होता है। वो क्या है? क्रेडिट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल देखना। तो सबसे पहले लोन का प्रपोजल आया था, अप्रेजल हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवरी। अब यहाँ पर शुरू होता है कंट्रोल, मॉनिटरिंग, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी है। तो जो लोन सैंक्शन है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में सबसे पहले आता है आपका क्रेडिट अप्रेजल। क्या आता है? क्रेडिट अप्रेजल। अब आप कहेंगे मैम क्रेडिट अप्रेजल में क्या होगा? तो देखो क्रेडिट अप्रेजल में हमारे पास जो लोन हमने दिया था, अब इससे पहले हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, क्या हमें लैंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होती है बोरोवर की एबिलिटी और विलिंगनेस, ठीक है, एबिलिटी भी और विलिंगनेस भी। अब ये कैसे पता चलेगी? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑल्सो यहाँ पर इनकम कितनी स्टेबल है। देखो 1 लाख रुपए ही कोई कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्टेबल इनकम होनी चाहिए। टेक्निकल फिजिबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, रीपेमेंट कैपेसिटी, मार्केट रेप्यूटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम चेक करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लो कि कंपनी है जिसको 50 करोड़ का लोन चाहिए। अब क्या बैंक को ये लोन देना चाहिए? सबसे पहले सवाल क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो बैंक है, क्या इसको ये लोन देना चाहिए, जो 50 करोड़ का लोन है। अब ये पता करने के लिए बैंक यहाँ पर सबसे पहले इस बिजनेस से बोलेगा कि अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अपना कैश फ्लो यहाँ पर मुझे दिखाओ स्टेटमेंट्स, राइट। इसके बाद में यहाँ पर कोलेट्रल क्या है, इसमें हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न्स, इंडस्ट्री आउटलुक, एग्जिस्टिंग लोन, सिविल क्रेडिट हिस्ट्री, प्रमोटर का बैकग्राउंड, सब चीज़ देखी जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि बोरोवर है कौन, कोई इंडिविजुअल है
या फिर कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, यहाँ पर है क्या, ठीक है। इसके बाद में लोन क्यों चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, टर्म लोन चाहिए, बोरोवर रीपे कर सकता है या नहीं, रीपेमेंट कैसे होगी, बिजनेस इनकम आ रही है, सैलरी आती है, रेंट है, एक्सपोर्ट्स हैं, और रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, खुद बिजनेस यहाँ पर कितना रिस्क लेकर चलता है, मैनेजमेंट का यहाँ पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। फाइन। इसके अलावा हम और क्या चेक कर सकते हैं, मार्केट रिस्क कैसा है। तो हमारे पास में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। फाइन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडिट लाइफ साइकिल में आप एक केवल वन टाइम इवेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूस रिग्रेस लाइफ साइकिल है, जो कि यहाँ पर लोन को डिसबर्स करने से पहले शुरू होगी और जब तक अमाउंट पूरी रिकवर नहीं हो जाती तब तक चलती है। तो फेलियर अगर किसी भी स्टेज पर हुआ तो जेपार्डाइज कर देगा सेफ्टी बैंक के फंड्स की और एनपीए बन जाएंगे। तो एक मिक्स हमारे पास फाइनेंशियल एक्रूमेंट का, लीगल नॉलेज का और विजिलेंट होना होगा पोस्ट डिसबर्समेंट। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको अप्रेजल समझाया, फाउंडेशन है ये, असेस करते हैं बोरोवर के फाइनेंशियल्स, मार्केट रेपुटेशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की और रिगरसली कैलकुलेट करेंगे रीपेमेंट कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है डिलीवरी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर अब लोन तो अप्रूव हो गया, अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या बैंक को इमीडिएटली पैसा सारा ट्रांसफर करना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो मान लो बैंक ने 20 करोड़ का लोन दिया और कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुई और बोरोवर बाद में रिफ्यूज कर दे पेमेंट, तो बैंक कैसे रिकवर करेगा। इसीलिए यहाँ पर एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या हो सकता है, लोन एग्रीमेंट हो सकती है ना, दोनों पार्टीज के बीच में, बैंक और बिजनेस या इंडिविजुअल जो भी हैं। फिर डिमांड कर सकते हैं हम यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट अगर एप्लीकेबल है, हाइपोथिकेशन जो हमने अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है, मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें चाहिए होगा। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, गारंटी, लेटर ऑफ कॉन्टिन्यूटी जहाँ भी एप्लीकेबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन अगर एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप रेजोल्यूशन फर्म्स के लिए। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करेंगी कि बोरोवर और कौन सी फैसिलिटी है। अब आपने ये तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट पढ़ा, ये डिलीवरी का क्या मतलब है बताओ, किसी को पता है डिलीवरी क्या है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में बैंक डिलीवर करता है क्रेडिट फैसिलिटी को, मतलब लोन अमाउंट को डिसबर्स करा, क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेट करा, लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर या फिर आपका बैंक गारंटी को इशू करा। तो होम लोन से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर मॉर्टगेज क्रिएट करा, लोन एग्रीमेंट को साइन करा, मनी रिलीज की बिल्डर के पास में, और इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पर मॉनिटरिंग। तो कंट्रोल और मॉनिटरिंग में अब यहाँ पर लोन तो हमने दे दिया, लेकिन मॉनिटर क्यों करना है, क्योंकि बोरोवर बदल सकता है, फेल हो सकता है बिजनेस, मार्केट कोलैप्स कर सकता है, फंड्स मिसयूज हो सकते हैं। तो जब लोन सैंक्शन कर दिया, बोरोवर ने मान लो कोई फार्म हाउस खरीद लिया मशीन की जगह, तो डाइवर्जन ना हो जाए फंड्स का। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंड यूज हमारे फंड्स का, कि जो फंड्स यहाँ पर बैंक ने दिए हैं उनका एंड यूज यहाँ पर किस तरह से हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि अकाउंट ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक स्टेटमेंट्स है बैंक बिजनेस की, इन्वेंट्री में क्या क्या सामान रखा हुआ है, कितना सामान बिक रहा है, कितना नहीं, रिसीवेबल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइट विजिट करनी होती है और इंस्पेक्शन करते हैं सिक्योरिटीज़ का। तो एक बार यहाँ पर हमारे पास लोन सैंक्शन कर दिया मशीनरी के लिए, बोरोवर बाय करेंगे लेटेस्ट से बिटकॉइन, तो क्या ये अलाउड है, नहीं, बैंक को इंश्योर करना है कि मनी केवल सैंक्शन पर्पसेस से यूज हो रही है। तो बैंक्स कैसे चेक करेंगे, फैक्ट्री विजिट्स के थ्रू, स्टॉक इंस्पेक्शन, जीएसटी वेरिफिकेशन, इनवॉइस, सीए सर्टिफिकेट, स्टॉक ऑडिट, बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक अकाउंट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर स्टॉक ऑडिट क्या होता है, जैसे लार्ज बोरोवर्स होते हैं ना, तो उनको स्टॉक ऑडिट किया जाता है, जैसे कि क्वांटिटी, क्वालिटी, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर केवल बोरोवर की डिक्लेरेशन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। फाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैलिड लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट्स बाइंड कर रहे हैं बोरोवर को, सिक्योर करेंगे बैंक का चार्ज प्राइमरी और कोलेटरल एसेट्स के ऊपर। डिसबर्समेंट के बाद में विजिलेंस बढ़ेगा, ट्रैक करेंगे अकाउंट का कंडक्ट, एनालाइज करेंगे स्टॉक, रिसीवेबल स्टेटमेंट, एंश्योर करेंगे एंड यूज ऑफ फंड्स। देन आता है फोर्थ आपके पास में रेक्टिफिकेशन। अब अज्यूम करो कि बिजनेस सफर कर रहे टेम्पररी प्रॉब्लम्स को, जैसे फ्लड, सप्लाई डिसरप्शन, पावर शॉर्टेज, डिलेड कस्टमर पेमेंट, बोरोवर यहाँ पर मिस कर गया 1 EMI, तो क्या बैंक इमीडिएटली सू कर देगा इनको, नहीं, बैंक पहले यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है
उसको रेगुलराइज करेगा। क्या करेगा? रेगुलराइज करेगा। अभी आप कहेंगे मैम ये रेगुलराइज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर रेगुलराइज करने के लिए हमें टेम्पररी इरेगुलरिटीज को खत्म करना होगा, रिमूव करना होगा। तो कस्टमर यहाँ पर जो भी ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो पे करेंगे, अकाउंट रेगुलर बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिंपल सी है ये चीज़। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जब स्ट्रेस हुआ तो यहाँ पर टेम्पररी डिफॉल्ट हो गया, वर्क करे बोरोवर के साथ कि रेगुलराइज कर ले अकाउंट को। रीस्ट्रक्चरिंग, नाउ रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि भाई बोरोवर रीपे ही नहीं कर पा रहा है ओरिजिनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन बिजनेस वायबल है, तो बैंक यहाँ पर क्लोज ना कर कर क्या करेगा, चेंज कर देगा लॉन्ग लोन की जो टर्म्स हैं, जैसे ईएमआई को कम कर देगा। लोन रीपेमेंट मान लो 10 महीने में होनी थी, 12 महीने का पीरियड बढ़ा देगा, तो रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया। मॉरेटोरियम पीरियड दे देगा कि चलो ऑफ सीजन है, अभी कोई पेमेंट मत करो, बाद में शुरू कर देना। एडिशनल वर्किंग कैपिटल दे देगा अगर जस्टिफाइड है, और रीपेमेंट शेड्यूल को आपका मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे अगर रेक्टिफिकेशन आपका फॉल कर गया तो डेफिनिट टर्म्स जो है, इलोंगेट करना रीपेमेंट को, रिड्यूस करना मार्जिन को, ताकि फंडामेंटली वायबल एंटरप्राइज जो है वो टफ टाइम्स में अलाइव रहे। देन आती है रिकवरी। अब आप सरफाइजी एक्ट ये सब अलग से पढ़ोगे वैसे तो। देखो रिकवरी में क्या है कि मान लो कोई बोरोवर है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे, बिजनेस क्लोज हो गया, रीपेमेंट कर नहीं रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग फेल कर गई, तो बैंक को रिकवर करना होगा, जिसमें कि बैंक यहाँ पर अपनी लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को यूज़ करेगा, और लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को यूज़ कर कर बैंक कहेगा कि ठीक है अब यहाँ पर हम एनफोर्समेंट सरफाइजी एक्ट के अंडर कराएंगे, प्रोसीडिंग्स लेकर आएंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंडर, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आईबीसी के अंडर लेकर आएंगे, सिविल रेमेडीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो रिकवरी एक लास्ट ऑप्शन होता है। एक अच्छा बैंकर जो है वो कभी भी रिकवरी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि रिकवरी का मतलब क्या है कि बिजनेस ऑलरेडी फेल कर चुका है, और जो बेस्ट लोन था वो यहाँ पर कौन सा है, जिसको हम नॉर्मली रीपे करते हैं। तो रिकवरी आपके लिए प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर रहा, केवल जो लॉस है उसको कम करके देता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? चलो आई होप जितना आपको समझाया उतना समझ में आ चुका है। अब देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो वो हम यहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, एमएसएमई के लिए एक अलग से चैप्टर मैंने रखा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हम नहीं कवर कर रहे। ओके, अच्छा एक ना ईसीएल फ्रेमवर्क आया है आपके एसेट क्लास और प्रोविजनिंग में, जिसको मैं अलग से यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी, क्योंकि वो भी हमारे पास में ना मैंने ऑलरेडी आरबीआई के सर्कुलर्स में जो लेटेस्ट वाले सर्कुलर्स हैं वैसे तो वहाँ पर पढ़ा दिया है, और ये इफेक्टिव अभी नहीं है, तो अभी ये केवल और केवल बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे कि इसकी स्टेजेस क्या हैं, जैसे ई स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी। फाइन। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ओवरव्यू वाला, वो पार्ट हमने कवर कर लिया है। इनकेस वहाँ से कोई डाउट है तो वो आप पूछ लेना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एमएसएमई, वो हम अलग अलग चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो इसमें नहीं कवर करेंगे। और ईसीएल फ्रेमवर्क मैं ये अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये एक पेड क्लास में देख रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।